हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 15 हमारा पर्यावरण पढ़ने जा रहे हैं। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुआ है। पर्यावरण सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों से मिलकर बना है जो कि उसमें रह रहे जीवधारियों को अनेकों रूप से प्रभावित करता है। Environment includes all the living and non-living things which interact with an organism and have effect on it. Word environment has been derived from a French word environ which means to surround. Environment refers to the surroundings. मतलब जब हम environment की बात करते हैं तो वो तो हमारी surroundings है। surroundings में आने वाले सारे physical, chemical factors है या दूसरे living organisms है। पर हम जब ecosystem की बात करते हैं, ecosystem means पारितंत्र, तो ecosystem बनता है environment में present सभी living और non-living things factors के interaction से। Environment refers to the surroundings, whereas ecosystem is interaction between the environment and the living organisms. पारितंत्र इकोसिस्टम। पारितंत्र प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव शामिल हैं, जो अपने पर्यावरण के अजैव घटकों के साथ परस्पर क्रिया करके एक जैविक इकाई बनाते हैं। उदाहरण के लिए बगीचा। एक बगीचे में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी, मेंढक एवं पक्षी आदि। ये सभी आपस में जुड़े होते हैं यानी कि एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन पारितंत्र के अजैव घटकों पर निर्भर करती है। मतलब कि इनके जो भी ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, वो सब इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पारितंत्र के और भी उदाहरण है जैसे वन है, तालाब है, झील है, खेत है, एक्वेरियम है। पारितंत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है जैसे महासागर या समुद्र, या बहुत छोटा सा भी हो सकता है जैसे गड्ढा या एक्वेरियम। मतलब पारितंत्र में जीवन को स्वयं बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। पारितंत्र की सभी सामग्री चक्रीय रूप से फिर से उपयोग में आनी चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे द्वारा बाहर निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है जिसके पौधे पुनः ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। पारितंत्र किसी न किसी रूप में अपने आसपास के अन्य तंत्रों से जुड़ा हो सकता है या कई पारितंत्र मिलकर एक बड़ा पारितंत्र बना सकते हैं। अंततः पृथ्वी पर मौजूद सभी पारितंत्र एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं और ये सब मिलकर एक बड़ा पारितंत्र बनाते हैं जिसे बायोस्फीयर या जीव मंडल कहते हैं। An ecosystem is a community of living organisms in conjugation with the non-living components of their environment, interacting as a system। पारितंत्र जो है वो जीवित ऑर्गेनिजम्स की एक कम्युनिटी है जिसमें वो अपने ही एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। These biotic and abiotic components are linked together through natural cycles and energy flows. Ecology is the study of relationships between living organisms, including humans, and their physical environment. It seeks to understand the vital connections between plants and animals and the world around them. तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। बायोलॉजी की जो ब्रांच है जो कि ऑर्गेनिजम्स की अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को स्टडी करती है, उसे पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। पारितंत्र के प्रकार। प्राकृतिक पारितंत्र, जो पारितंत्र प्रकृति में उपस्थित होते हैं, उदाहरण के लिए जंगल, सागर, झील आदि। मतलब कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित है वो प्राकृतिक पारितंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम्स है। मानव निर्मित पारितंत्र यानी कि मैनमेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स, जो पारितंत्र मानव द्वारा बनाए गए हैं, मानव निर्मित या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स कहलाते हैं, जैसे कि खेत है, जलाशय है, बगीचे हैं, एक्वेरियम्स है। पारितंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम।
जैविक घटक यानी कि बायोटिक फैक्टर्स पारितंत्र में उपस्थित सभी जीव जंतु जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि मिलकर जैव घटक बनाते हैं, पारितंत्र का जैव घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैव घटकों को निम्न प्रकार में बांटा जाता है। A biotic factor is a living organism that shapes its environment. Example plants, animals, microorganisms. अर्थ के ऊपर जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पारितंत्र है जिसको हम जीव मंडल या बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो अर्थ के ऊपर या अगर हम किसी छोटे पारितंत्र की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, वो सब उसका बायोटिक फैक्टर्स बनाते हैं। उत्पादक प्रोड्यूसर्स वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। यह अपना भोजन शर्करा यानी कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य के रोशनी का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, जैसे पौधे, नीलहरित शैवाल। Producers are organisms that create food from inorganic matter. The best examples are plants, lichens, and algae, which convert water, sunlight, and carbon dioxide into carbohydrates. The producers are the foundation of an ecosystem. They create the matter or biomass that sustains the rest of the ecosystem. देखिए पूरी पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का जो परम स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश के बाद ये प्रोड्यूसर्स ही है जो कि सूर्य के प्रकाश को भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं, और फिर इसी भोजन से जो है आगे सभी जीव जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो और इवन अगर हम देखें तो हमारे जितने भी ईंधन बने, जैसे वुड है, कोल है, पेट्रोल है, वो भी कहीं ना कहीं इसी सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा पे ही डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए जो प्लांट्स है वो एक इकोसिस्टम का, पारितंत्र का आधार बनाते हैं, वो बायोमास बनाते हैं, मतलब जैव मात्रा या बनाते हैं, जिससे कि एक इकोसिस्टम में जीवन जो है या आप कह लो एनर्जी फ्लो जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। उपभोक्ता कंज्यूमर जीव जो अपने भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। Consumers are organisms that cannot create their own food. Instead, they consume the food generated by producers or consume other organisms that have in turn consumed producers. मतलब जो जीव जो है या तो पौधों को खाते हैं या उन जीवों को खाते हैं जो पौधे खाते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर्स या उपभोक्ता कहते हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। उपभोक्ताओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। शाकाहारी, हर्बीवोर्स, पौधे या पत्ते खाने वाले जीव जैसे बकरी है, गाय है, घोड़ा है, खरगोश है, जिराफ है, ये सब के सब जीव जो है ये प्लांट्स खाते हैं या प्लांट या उनकी लीव्स, तो इनको हम शाकाहारी या हर्बीवोर्स कहते हैं। मांसाहारी, कार्निवोर्स, मांस खाने वाले जीव जैसे कि शेर, मगरमच्छ, चीता। सर्वाहारी, ओमनिवोर्स, पौधे एवं मांस खाने वाले जीव, उदाहरण कौवा, मनुष्य। मतलब जो अभी हमने देखा कि एक ऑर्गेनिजम्स तो है टाइप ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स बोला जाता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स का मांस भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। जैसे कि कौवा है, मनुष्य है, भालू है। परजीवी, पैरासाइट्स, जो जीव दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं तथा जीव से भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल है, जूं है, लीच है।
A parasite is an organism that lives on or in a host organism and gets its food on the expense of its hosts. Like एग्जाम्पल अमरबेल, जैसे प्लांट्स में आपने अमरबेल देखा होगा, लीच है, जू है, ये सब पैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार के जीव आते हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स। अपघटक वह प्राणी है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कवक यानी कि फंजाई एवं जीवाणु बैक्टीरियाज मरे हुए जीवों व पौधों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। मतलब दे डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल मैटर या सिंपल फॉर्म। इस प्रकार ये पर्यावरण को साफ करते हैं तथा खनिज लवणों आदि को मिट्टी में पुनः डाल देते हैं या पुनः चक्रित कर देते हैं और मिट्टी में डाल देते हैं, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है तथा पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। Decomposers break down dead or decaying organic matter. Example, detritus feeders such as earthworm and sow bugs, fungi and bacteria. Scavenger animals such as vultures and hyenas are also thought of as decomposers. मतलब जो ये vultures है और hyenas है, ये दूसरे carnivores जो शिकार करते हैं उसके बाद जो कुछ बच जाता है उस पर फीड करते हैं, तो इस तरीके से एक तरह से वो भी एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, तो उन्हें भी डिकम्पोजर्स की श्रेणी में रखा जाता है। यदि अपघटक पारितंत्र में उपस्थित ना हो तो अगर अपघटक, मतलब कि हम ये कंडीशन का इमेजिन करें कि हमारी अर्थ पे से सारे अपघटक खत्म हो गए पारितंत्र में से, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और साथ में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फिर से सॉइल में डाल रहे हैं, तो तत्वों का पुनः चक्रण रुक जाएगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का निपटान नहीं होगा। देखिए जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है या उनके डेड बॉडीज है, ये सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में आते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। तो अगर ये अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी जो है वो एज इट इज ही पड़े रहेंगे, जैसे प्लास्टिक रहता है, प्लास्टिक को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, उससे जो है कचरा और बढ़ेगा जिसमें रोगाणु पनपेंगे और बीमारियां फैलाएंगे। अजैव घटक, एबायोटिक फैक्टर्स, परितंत्र के सभी निर्जीव घटक अजैव घटक कहलाते हैं। All the non-living components of environment are known as abiotic factors. Abiotic factors भी दो तरह के हैं, भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि हवा, पानी, मृदा, तापमान, आर्द्रता, समुद्र तल से ऊंचाई यानी कि ऑल्टीट्यूड आदि। रासायनिक कारक केमिकल फैक्टर्स जैसे कि लवण संगठन, मतलब कि जो भी अगर वाटर बॉडी है, ओशन है या रिवर है, इनके सॉल्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पीएच का मान। ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये ही डिसाइड करते हैं कि किसी भी जगह पे, किसी भी पारितंत्र में किस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोटिक फैक्टर्स सरवाइव करेंगे या प्रेजेंट होंगे। जैसे जहाँ जिन एरियाज में मॉडरेट रेनफॉल होता है, मतलब ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, वो उन एरियाज में ग्रासलैंड्स बनते हैं, घास के मैदान बनते हैं। जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रेनफॉल कम होता है और कंबाइंड विद अदर फैक्टर्स दे आर डेजर्ट्स। डेजर्ट्स मतलब वहां पे रेगिस्तान बनते हैं। जैसे आहार श्रृंखला, फूड चेन, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। जैसे उदाहरण के लिए घास हिरन द्वारा खाई जाती है, हिरन शेर द्वारा खाया जाता है। पौधों से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर करते हैं। देखिए, a food chain is a linear network of links in food web starting from producer organisms and ending at apex predator or decomposer. A food chain also shows how the organisms are related with each other by the food they eat.
एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उन्हें पोषी स्तर कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं, एक फूड चेन का एग्जांपल लिया है जिसमें ग्रास है, ग्रास होपर, फ्रॉग और ईगल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिकॉज ग्रास इज ईटन बाय, ग्रास जो है उसे ग्रास होपर्स खाते हैं, ग्रास होपर्स को फ्रॉग्स खाते हैं एंड फ्रॉग्स को ईगल्स खाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से एक रिलेशनशिप में जुड़ गए, हु ईट्स हु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट्स जो है दे आर प्रोड्यूसर्स, जो कि खाना बना रहे हैं इनऑर्गेनिक मैटर से या सोलर एनर्जी का यूज करते हुए। फिर ग्रास होपर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, या हम इनको हर्बीवोर्स शाकाहारी की श्रेणी में भी रखेंगे। फिर फ्रॉग जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, मांसाहारी जीवों की श्रेणी में। ईगल जो है ये भी मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आएंगे क्योंकि ये भी दूसरे जीव को खा रहे हैं, इन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहेंगे। पोषी स्तर एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। The trophic level is the position that an organism occupies in a food chain. तो अगर हम फिर से इस फूड चेन को देखें तो इसमें टोटल 4 लेवल्स बने, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग और ईगल। और जिस लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका ट्रॉफिक लेवल है, जो उसकी पोजीशन है फूड चेन में वो उसका ट्रॉफिक लेवल है। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रोड्यूसर्स जो होते हैं आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। जैसे कि जो भी प्लांट्स होंगे वो सब क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। ये सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं भोजन बनाने में, मतलब दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या आप कह लो फूड, और इस फूड से ही फिर आगे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स उस पर डिपेंड कर रहे हैं उनको एनर्जी मिलती है। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मतलब के जितने भी प्लांट्स हैं उनको जितना भी सोलर एनर्जी मिल रही है उसका टोटल 1% जो है वो उसको फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो शाकाहारी जीव है, एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स विच ईट प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता। तथा दूसरा पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, दे मेक द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। जैसे इस केस में ग्रास जो है दे आर प्रोड्यूसर्स एंड दे आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बना रहे हैं। ग्रास होपर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता है, वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बना रहे हैं। उसी तरीके से छोटे मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, दे मेक द सेकेंड कंज्यूमर्स, तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। और बड़े मांसाहारी जो है तृतीय उपभोक्ता, वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो है का निर्माण करते हैं, जैसे इन्हें टर्शरी और कंज्यूमर्स भी कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्रास प्रोड्यूसर है, ग्रास होपर प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर और ईगल टर्शरी कंज्यूमर। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे फूड चेन्स का, कैरेट्स अगेन प्रोड्यूसर्स, दे आर ईटन बाय रैबिट्स जो उनके उपभोक्ता कहलाएंगे। देन वो फॉक्स के द्वारा खाए जाते हैं, फॉक्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स या द्वितीय उपभोक्ता बन जाते हैं और यहाँ पे थर्ड ट्रॉफिक लेवल बना रहे हैं, तीसरा पोषी स्तर बना रहे हैं। लायन जो है एपेक्स प्रेडेटर है, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल या चौथा पोषी स्तर एक खाद्य श्रृंखला में बना रहा है। खाद्य श्रृंखला का एक और उदाहरण, जैसे घास, घास कीट द्वारा खाई जाती है, घास कीट को बर्ड खाती है, बर्ड्स मतलब पक्षी खाते हैं, वे पक्षी सांपों द्वारा खाए जाते हैं और वह सांप आगे चील द्वारा खाई जाती है। इसके बाद जो इन सारे चरणों में जो भी डेड एंड डिकेइंग चीजें बचती हैं उन्हें अपघटक जो है फिर से पुनः चक्रित करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके मृदा में डाल देते हैं, सॉइल में डाल देते हैं, जो कि फिर प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती है और एनवायरनमेंट को क्लीन रखती है।
10% लॉ, 10% नियम। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हर खाद्य श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उन्हें पोषी स्तर कहते हैं। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक फूड चेन में जो उसकी पोजीशन है वो उसका ट्रॉफिक लेवल है। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म में टोटल जितनी भी एनर्जी उसके अंदर है उसका सिर्फ 10% जो है अगले पोषी स्तर को मिलेगा। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण अगले पोषी स्तर में होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो अगले नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी। रेस्ट 90% जो है वो उस जीव के द्वारा यूज कर ली जाती है या हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। इसे ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम कहते हैं। According to this law, during the transfer of organic food from one trophic level to the next, only about 10% of the organic matter is stored as flash. The remaining is lost during transfer or broken down in respiration. हर चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। 10% लॉ के अकॉर्डिंग जो जीव है उसने जो भी फूड ऑब्टेन किया, जितना भी उसे खाना मिला, उससे जो एनर्जी उसके अंदर बनी, उसमें से एनर्जी का कुछ पार्ट रेस्पिरेशन में यूज होगा, कुछ पार्ट उसकी ग्रोथ में, उसकी बॉडी के रिपेयर में, उसके काम डेली रूटीन में काम करने में यूज हो जाएगा, कुछ फॉर्म हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। सिर्फ 10% ही वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रख पाता है, जिसको आगे वो दूसरे पोषी स्तर पे ट्रांसफर कर सकता है। हर चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप जैसे यहाँ इस डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि प्रोड्यूसर्स के पास जो एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% जो था प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी ग्रास होपर्स के पास गया। आगे 10% जो ग्रास होपर्स को मिला उसका सिर्फ 10% मतलब 1% जो था सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास गया। एंड अगेन 1% का 10% दैट इज 0.1% जो है टर्शरी कंज्यूमर्स को मिला। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स में आगे बढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कम होता जाता है और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल तक वो इतना ज्यादा कम हो चुका होता है कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी नहीं बचती है। इसी वजह से जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, फूड चेन्स होती हैं, उनमें 4 या 5 से अधिक पोषी स्तर नहीं बनते। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका पॉपुलेशन जो है एक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा होता है। Significance of food chain. The studies of food chains help us to understand the feeding relationship and interaction between organisms in an ecosystem. खाद्य श्रृंखला का जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में फीडिंग रिलेशनशिप क्या है, मतलब कौन सा जीव किस जीव को खा रहा है या और कितने प्रकार के जीवों को वो खाता है, या और साथ में ये भी पता चलता है कि वह जीव किस जीव के द्वारा खाया जा रहा है। They help us to understand energy flow and matter circulation in ecosystem. इसके साथ साथ वो हमें ये भी जानने को मिलता है कि हमारे इस इकोसिस्टम में, पारितंत्र में एनर्जी का फ्लो, ऊर्जा प्रवाह किस डायरेक्शन में हो रहा है और मैटर का सर्कुलेशन मतलब कि लिविंग मैटर का सर्कुलेशन कैसे होता है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। ये हमें जैव संवर्धन की समस्या के बारे में भी जानने में सहायता करता है। आहार जाल, फूड वेब, एक पारितंत्र में प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। इस प्रकार आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं, जो आहार जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं।
A food web is the natural interconnections of food chains and graphical representation of what eats what in an ecological community. ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। पृथ्वी पर ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सौर ऊर्जा का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। और ये एनर्जी फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशिक होता है, एक ही दिशा में होता है। जो ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित हो जाती है वह पुनः पहले पोषी स्तर को उपलब्ध नहीं हो सकती। हर पोषी स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है। हमने 10% लॉ पढ़ा, जिसमें के अकॉर्डिंग एक ट्रॉफिक लेवल से, एक पोषी स्तर से केवल 10% ऊर्जा ही दूसरे ट्रॉफिक लेवल या पोषी स्तर तक स्थानांतरित होती है। इसलिए हर पोषी स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है, जिसके कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता जाता है। जैव संवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है। इसे जैव संवर्धन कहते हैं। Accumulation of a particular substance in the body of organisms at different trophic levels of a food chain is known as biomagnification. कारण क्या है? ये जो प्रदूषक पदार्थ है जैसे DDT है या पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, इनके बारे में हम बहुत सुन रहे हैं कि भाई ये हमारे खाने में होती है और ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। नुकसान इसीलिए पहुंचाती है क्योंकि ये पदार्थ बहुत जल्दी विघटित नहीं होते, दे डोंट डिकम्पोज इजीली। और हर पोषी स्तर पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है। फसल को बचाने के लिए हम कीटनाशकों या कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। ये कीटनाशक पौधे द्वारा जल में एवं खनिजों के साथ अवशोषित भी हो जाते हैं। इसके अलावा ये जलीय पौधों एवं जंतुओं में भी प्रवेश कर जाते हैं, नदी के साथ में या जो एक्सेस पानी वाटर बॉडीज में जाता है उनके साथ। प्रत्येक पोषी स्तर पे ही संग्रहित होते जाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर इन हानिकारक सब्सटेंसेस की, इन हार्मफुल सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। अब क्योंकि मानव मतलब हम लोग जो है आहार श्रृंखला के शीर्षस्थ पे उपस्थित हैं, तो ये हमारे शरीर में इन रसायनों की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक इकट्ठी हो रही है, जो कि धीरे धीरे बहुत प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है जिसमें एक क्षेत्र के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जो अपने पर्यावरण के अजैव घटकों के साथ परस्पर क्रिया करके एक जैविक इकाई बनाते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे प्राप्त सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो आंसर इज 1%, 1%। स्वपोषी जीव सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करते हैं? स्वपोषी जीव जो है वो सौर ऊर्जा जो है वो प्रकाश के रूप में हमें मिल रही है, तो वो प्रकाश ऊर्जा को यौगिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्यों? 10% का नियम क्या है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। इसे ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम कहते हैं। पारितंत्र क्या होगा? प्रश्न नंबर 5, क्या होगा यदि पारितंत्र से अपघटकों का पूर्णतः सफाया कर दिया जाए? तो यदि पारितंत्र से अपघटकों का पूर्णतः सफाया हो जाए तो पदार्थों का पुनः चक्रण रुक जाएगा। जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक पदार्थ है, उनका पुनः चक्रण, उनकी साइकिल्स रुक जाएंगी। जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं जैसे कि पौधों के और पशुओं के मृत शरीर है या उनके बॉडी पार्ट्स हैं या उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनका डिकम्पोजिशन रुक जाएगा। और इससे भी पृथ्वी के ऊपर कचरे की मात्रा बढ़ेगी, जिससे बीमारियां फैलेंगी। पारितंत्र के विभिन्न घटक कौन से हैं? पारितंत्र के 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक, जैव घटक, बायोटिक फैक्टर्स, और अजैव घटक,
एबायोटिक फैक्टर्स। आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है, और आहार जाल जो है वो कई आहार श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है। आहार श्रृंखला में कई पोषी स्तर होते हैं और ऊर्जा का प्रवाह एक रेखीय होता है, और आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह शाखान्वित होता है, ब्रांच्ड होता है। आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरणों की होती है, क्योंकि हमें पता है कि 4 चरण या से अधिक आगे जाने पर ऊर्जा का ह्रास वो इतना अधिक हो जाता है कि उसके आगे और पोषी स्तर नहीं बन सकते हैं। और आहार जाल जो है वो एक तरह का जाल है जिसमें कई चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं? आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि को जैव संवर्धन कहते हैं। तो इसके साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू।